इसमें 3 सिग्नल है ना, x1 प्लस x2 माइनस x3। तो x1 का फंडामेंटल पीरियड 1 है, x2 का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय 7। तो n क्या आ जाएगा 7 आता है सर। 2 पाई बाय 4 पाई बाय 7। ठीक है, पाई पाई कैंसल्स आउट, 2 बाय 4 इंटू 7, 7 बाय 2 नहीं आएगा, के भी 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। के आएगा ना, 7 बाई 2। k/2 सर। तो के की वैल्यू आप 2 लेंगे तो n इक्वल्स टू 7, 7 दूसरे पार्ट का 7 है। इस तरह थर्ड पार्ट के लिए n इज 2 पाई बाय 5 के, सॉरी 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 5 के, ये 5 के आएगा, तो यहाँ पे n 5 है। तो एक में n की वैल्यू 5 है, दूसरे में n की वैल्यू 7 है, तीसरे में n की वैल्यू 1 है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या बनता है 35 बनता है सर। 35। तो इसका जो इन तीनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा उसका फंडामेंटल पीरियड 35 आएगा। और सर हमें कैसे पता ये पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक है ना, एक तो हमें जनरली ये चीज़ पता है कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स आर पीरियोडिक। दूसरा, अगर आपके पास n इंटीजर आर है तो वो फिर पीरियोडिक है। ठीक है, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल या साइनोसाइडल सिग्नल, ये दो बेसिक पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। ठीक है सर। ठीक है, मतलब ये आपने जनरली याद रखना है ना कि बेसिक पीरियोडिक सिग्नल्स दो हैं, साइनोसाइडल्स और कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं बाय आयलर्स आइडेंटिटी। कौन सा वाला? कंसिडर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। वन कांस्टेंट सिग्नल है जिसकी हर पॉइंट पे वैल्यू 1 होगी, और जो दूसरा सिग्नल है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है k इज इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी। तो अगर k की वैल्यू 3 हो तो ये एक शिफ्टेड इम्पल्स होगी डेल्टा ऑफ n माइनस 4। ठीक है, फिर अगर k की वैल्यू 4 लें तो ये एक इम्पल्स है एट n माइनस 5, तो ये इम्पल्स होगी n इज इक्वल टू 5 पे, फिर n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। तो जो दूसरा सिग्नल है ये आपके पास क्या है 4 से लेकर इंफिनिटी तक यूनिट सैंपल्स हैं सारे, इसको 1 से माइनस कर दें तो रिजल्टेंट सिग्नल क्या रह जाएगा 1 मींस हर पॉइंट पे वैल्यू 1 आएगी। दूसरा समेशन का पार्ट है, इट इज 1, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 1 है, कहाँ से कहाँ तक n की वैल्यू जब 4 से इंफिनिटी हो, और पहले पार्ट की वैल्यू 1 है सिग्नल की, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 1 है। तो अगर आप इससे 1 से दूसरे को माइनस करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल बहता है वो क्या चीज़ बन जाती है, नहीं ये 1 जो है ना पहला वाला 1, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 1 है, मींस n की हर वैल्यू के लिए वैल्यू 1 है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 1 है। जो दूसरा पार्ट है वो अगर आप k की वैल्यू 4 से स्टार्ट करें, 3 से सॉरी, तो डेल्टा ऑफ n माइनस 1 माइनस 3, तो n डेल्टा ऑफ n माइनस 4 होगा, फिर आप ऐड करते जाएं अप टू इन्फिनिटी। जो दूसरा पार्ट है ये आपका सैंपल नंबर 4 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 है। जब आप 1 से इसको माइनस करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आपके पास एक सिग्नल रह जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको कोरिलेट करना है यूनिट इम्पल्स के साथ, यूनिट स्टेप के साथ सॉरी। तो जर्नली यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है, वो 0 से इन्फिनिटी तक 1 है। अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक प्लस 1 वैल्यू होगी। अब ये जो रिजल्टेंट सिग्नल यहाँ पे है वो माइनस इन्फिनिटी से
+3 तक 1 है। तो फिर आपने इस यूनिट स्टेप जो आपने रिवर्स किया पहले, उसके आपने 3 यूनिट्स राइट शिफ्ट करना है। तो फिर ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे आए ना u ऑफ -n -3, सॉरी u ऑफ -n +3, तो फिर ये वाला सिग्नल जो दूसरा पार्ट है और जो पहला वाला सिग्नल है, दे आर सेम। मीन्स दिस विल बी u ऑफ -n +3। ये सिग्नल और ये सिग्नल फिर सेम होंगे, तो आपने m और n नॉट की वैल्यूज देनी है। m की वैल्यू -1 आएगी और n नॉट की वैल्यू -3 आएगी। क्लियर? Question number 14. Consider a periodic signal t between 0 and 1, amplitude between 1 and 2, with period 2. The derivative of this signal is related to the impulse train with period 2. It can be shown that derivative of this signal is equal to a1 g of t minus t1 plus a2 g of t minus t2. चलिए मैं आपको सॉल्व करके इसका वो इमेज भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। सर नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, 1.14। सर जी सर क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व करके अपलोड कर दीजिएगा। 38 जी मुझे वो कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे के वो कर दें मैसेज, चलिए ठीक है, सही है, तो मुझे भूल जाता है। ठीक है, सही है, सही है। ये मैं आपको अभी करवा देता। नोमान साहब ने उस दिन मुझे मैसेज दिया था कि सर आप कोई वाइट बोर्ड लें और उस पर काम करें, तो वाइट बोर्ड तो मिल गया। अब उसके लिए जब मैं मार्कर ख़रीद के लाया हूँ इलेक्ट्रॉनिक पेन, वो काम नहीं कर रहा। सर वाजिद से उधार ले ले। वाजिद साहब की अभी अपनी क्लास हो रही है, हैदर साहब आए नहीं हुए, और ये चीज़ ऐसी है कि जो मार्केट में मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं है ना, बस सर किस्मत ही खराब है। बस वो है ना, कंपेटिबिलिटी इश्यूज है ना। आपके पास डिवाइस किसी और कंपनी की हो, पेन किसी और कंपनी का हो, फिर मसला बनता है। चले होप सो, मैं मार्केट में सर्च करूंगा नेक्स्ट क्लास में, कहीं से यूनिवर्सल पेन मिल गया तो काम आता। जी ये क्वेश्चन सर, आवाज कट रही है आपकी। सर क्वेश्चंस कहाँ तक करें? क्या कहाँ तक करें एक्सरसाइज? हाँ एक्सरसाइज अब सारी करेंगे ना, बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे और बेसिक प्रॉब्लम्स विद आंसर्स, और उसके बाद एडवांस प्रॉब्लम्स भी। अगर आपके बेसिक प्रॉब्लम्स क्लियर हो तो एडवांस प्रॉब्लम्स में इशू नहीं होता। एक्सटेंशन प्रॉब्लम्स छोड़ दें। एक्सटेंशन को छोड़ने का मतलब क्या है? इस चैप्टर में तो एक्सटेंशन प्रॉब्लम्स नहीं है, बाकी चैप्टर्स में एक्सटेंशन प्रॉब्लम्स भी हैं। सर कुछ कम कर रहा है सर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना सर। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 1 जी सब मार्क करवाए क्वेश्चंस। ये एडवांस तो सर हटा देना सर। ये मेजॉरिटी चीज़ें तो रिपीट होती हैं इसमें ना, सर एडवांस हटा दे बीच में। फिर पीछे रह क्या जाएगा? सर फिर भी 20 से ज्यादा रहते हैं सर। तो ठीक है ना, पूरा सेमेस्टर भी होगा ना, साथ साथ करते जाएं तो इशू नहीं बनता। टॉपिक वाइज चलें तो सर साथ साथ ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलें। बहुत ज्यादा हो। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सिग्नल एंड सिस्टम।
किताब है अभी तक? जी सर। बुक लेक्चर नंबर नहीं आया? नहीं सर। सर एडवांस हटा ले बीच में से। नहीं। सर एडवांस बहुत ज्यादा है सर, और टाइम भी लगेगा। तो टाइम सर हर हर सर मार्क करवाएं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है नहीं, इस तरह तो नहीं आता। सर, ऐसे क्वेश्चन कैसे सारे करें, इतने ट्राई ज्यादा करें नहीं। क्वेश्चंस हैं। वैसे कम करिए ज्यादा है। अगर 45 से 50 क्वेश्चन भी है ना तो आपस में ग्रुप बना के उसको डिवाइड करें। एक बंदा 10 क्वेश्चन ले, मतलब 4-5 बंदों का ग्रुप बनाए, 10-10 क्वेश्चन करें और फिर आपस में शेयर कर हमारे लें। पास ऐसा नहीं होता, जिसके पास अगर सर उसके बाद होते जो भी है दूसरों नोट ने तो किया होता है नहीं देता। वो भी तो करने होते हैं ना सर। इस सोल्यूशन मैनुअल तो खुद आपको ही करने सॉल्व, हैं सोल्यूशन 50 से मैनुअल आपके 50। पास है। अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन मिले तो फिर देख पढ़ना उन्हें आसान है समझना। सर उसमें सर स्टेप बाय पता नहीं, स्टेप मुश्किल ही लगते हैं सर। फॉन्ट साइज मार्क ठीक करवाएं है? क्वेश्चंस। यहाँ पे फॉन्ट साइज ठीक है कि नहीं? यस सर। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा स्टार्ट किया था, फिर आप लोगों ने आधे में छोड़ दिया कि सर नहीं समझ आ रही। तो होप सो भी आप फ्रेश हैं, तो 2-3 घंटे आप फ्रेश रहेंगे। There are basic properties of systems. Previous class we discussed two types of systems: continuous time systems and discrete time systems. So these properties are in generally for or both type of systems, continuous time as well as discrete time system. So when we say the very first property is systems with and without memory. So with respect to a system, we say a system is represented by an equation, जो previous class में discussion हुई थी. That can be a differential equation, it can be any other type of equation. So generally, we say a system is said to be memoryless if output at any instant of time p equals to t naught or n is equal to n naught depends only on the present values of input at the same instant of time t equals to t naught or n is equal to n naught. जिस तरह अब ये लेक्चर चल रहा है, तो अगर तो ये सिस्टम रिकॉर्ड हो रहा है सिस्टम में ये लेक्चर, तो देन वी विल से दिस इज अ सिस्टम विद मेमोरी। लेकिन अगर ये लेक्चर ऑनलाइन चले और उसके बाद ख़त्म हो जाए, उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना हो, then we say this will be representing a system without memory or memoryless system. अब क्योंकि आउटपुट उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक इनपुट आती रहेगी। जो ही आप इनपुट को डिस्कनेक्ट करेंगे, सिस्टम आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। सो वी से दैट इज अ सिस्टम विदाउट मेमोरी। अगर आपको सिस्टम बाद में भी इनपुट दे रहा है, देन वी से इट इज, सॉरी सिस्टम बाद में भी आपको आउटपुट मिले सिस्टम से, देन वी से इट इज with memory. Generally we can say output can be equal to R times input, or we say for continuous time y of n equals to R times x of n. Now in this case if we say R equals to 1, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी सिस्टम। आइडेंटिटी सिस्टम मीन्स वो सिस्टम जिस पे आउटपुट इक्वल्स टू द सेम इनपुट, सो वी कॉल इट एज आइडेंटिटी सिस्टम। जिस तरह अभी लाइव लेक्चर चल रहा है, जो कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ वही आप भी देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन रहे हैं एट डिस्टेंस ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर्स। सो वी से दिस इज जनरली एन आइडेंटिटी सिस्टम, कि जो कुछ इनपुट पे है द सेम इज ऑन द आउटपुट, या जो चीज ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है वही चीज रिसीवर पे रिसीव हो without any alterations. So we call that identity system. So we can say for in this case y of t equals to r of x of t, or y of n is rx of n. अगर r की वैल्यू exactly 1 है तो we say it is identity system. r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो it will be amplifier, r की वैल्यू 1 से कम हो then it will be attenuator. Similarly, output in this case is, दूसरा सिस्टम ये हो सकता है कि आउटपुट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द
इनपुट, कि जो भी आप इनपुट पे देंगे आउटपुट पे उसका स्क्वायर मिलेगा, whether it is continuous or it is discrete। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा दूसरे पेज पे ले जाऊँ। हाउ इससे, इसका क्या मतलब है? अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो मैं वैल्यू अगर लूँ आउटपुट एट y इक्वल्स टू 0, क्या आउटपुट बनती है? दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द इनपुट एट द सेम पॉइंट। यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट स्क्वायर्ड है या इट इज मल्टीप्लाइड बाय सम अदर वैल्यू। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट क्या है कि आपको आउटपुट किस पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्लियर? सो आउटपुट एट टाइम t n is equal to 0 is equal to the square of the input at the same instant of time। यहाँ पे टाइम का इंस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, so that's why we say it is equal to, it's a memoryless system। अब मेमोरी सिस्टम कौन से हैं? A system is said to be memory system if output at any time t equals to t naught or n equals to n naught depends on the previous and or future values of the input at any instant of time t naught or n naught। अब सबसे कॉमन एग्जांपल जो इस बुक में चलेगी दैट इज योर, इस सिस्टम को अगर आप देख लें तो आउटपुट किसकी इक्वल है? फॉर द सेकेंड इक्वेशन वी से k from 0 to infinity x of n minus k, it is equal to x of n plus x of n minus 1 plus x of n minus 2 and up to addition of x of n minus infinity। तो अगर इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूं, output let's say at point, again we say n is equal to 0। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 डाल दें इस सेकेंड पार्ट में, x of n plus x of n minus 1 plus x of n minus 2, तो क्या बनेगा? x of 0 plus x of n minus, sorry n की वैल्यू अगर 0 तो x of minus 1 plus x of n minus, sorry n नहीं है सिर्फ minus 2, and then so here we say that output at n is equal to 0 equals to x of 0, which is considered as the present value, plus x of minus 1 plus x of minus 2 plus x of minus 3 and then so on। So we say output at the current time n is equal to 0 is dependent on the present input plus previous input plus previous input plus all the previous inputs। So we generally say कि ये जो आपके पास equation है, this is accumulator, also known as summer, it's also known as adder। कि आपके पास जितने भी करंट पॉइंट तक वैल्यूज हैं, आउटपुट करंट पॉइंट पे आपको कौन सी आउटपुट मिलेगी? दैट इज इक्वल टू द करंट इनपुट प्लस सम ऑफ ऑल द अदर वैल्यूज। क्लियर? कोई सुन रहे क्या नहीं? जी सर सुन रहे हैं। हाँ,
ठीक है. So the above equation is known as accumulator or adder or summer because it adds or sums all the previous values of input. So we say it is a memory system. So the counterpart of the adder or summer in continuous time systems is integrator because it adds all the values from current point to the last point. अब अगर आप ये ऊपर इक्वेशन की लिमिट्स देख लें तो दे आर एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस. पहले दूसरी इक्वेशन में लिमिट्स हैं k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं समेशन k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k. ये थोड़ी सी लिमिट्स की बात उसमें डिस्कस हुई थी यूनिट इम्पल्स सिग्नल में. अच्छा, इसी का कॉन्टिन्यूस क्या है, दैट इज इंटीग्रेटर, कि करंट पॉइंट से लेकर प्रीवियस पॉइंट तक जितना भी हुए दे आर ऑल एडेड. अब डेली लाइफ में एग्जांपल्स आप अपने सेमेस्टर से CGPA की बात कर सकते हैं कि दैट इज अ मेमोरी सिस्टम एड्स अप ऑल द प्रीवियस SGPAs. सिमिलरली अगर आपका किसी कोर्स में कोई ग्रेड मिलता है तो दैट इज आल्सो अ मेमोरी सिस्टम. उसमें फाइनल टर्म के एग्जाम के मार्क्स हैं विच कैन बी कंसिडर्ड एज द करंट इनपुट प्लस द प्रीवियस इनपुट मीन्स जो आपके सेशनल्स में असाइनमेंट्स हुई होंगे, क्विजेज हुए होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी along with the मिड टर्म एग्जाम. तो जब भी आपको किसी कोर्स का रिजल्ट आता है तो वी कैन से कि जी जो रिजल्ट आया है इसमें क्या कुछ शामिल है, इसमें करंटली फाइनल टर्म एग्जाम है प्लस सेमेस्टर में जो कुछ एक्टिविटीज हुई हैं दे आर आल्सो कंसिडर. टू टेक अदर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ, वी से आपके जो मोबाइल फोन्स हैं they contain the memory, calculators contain the memory, computers में memory है आपके. सर जी सर इंटीग्रेटर कैसे मेमोरी वाला मतलब है सिस्टम? इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं? सर ये तो एरिया अंडर द कर्व मतलब जितना एरिया उसको सम अप करता है ना, तो इसमें मेमोरी तो नहीं होती, इसमें जो गिवन एरिया होता है उसका ही सम निकाल. एरिया सम अप कर रहे हैं ना सर गिवन एरिया को सम अप कर रहे हैं, वो जो मेमोरी में है उसको तो नहीं सम कर रहा. नहीं, करंट पॉइंट पे और उससे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं दे आर एडेड. तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन की कोई लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. ठीक है, तो आपने किस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करनी है, किसी एक पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक आपने एडिशन करनी है. ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ ना y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 का क्या मतलब है, इट्स इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0. या अगर आप कहते हैं जी y ऑफ t की वैल्यू मैं 10 लेता हूँ तो t इक्वल्स टू 10 कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू 10. अगर हम ये कहें ना कि सिर्फ 10 पे क्या वैल्यू है तो दैट इज अ करंट वैल्यू. इन इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि करंट वैल्यू तो है ही लेकिन फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट, एरिया अंडर कर्व किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक का मतलब ये कि इससे पहले तक भी इसको ऐड करना है. दैट्स व्हाई वी से इंटीग्रेटर इज अ memory system. Okay, now we say memory system relates with storage of data in data communication. And it also relates to the storage in the form of energy in power systems. तो power systems में आप किसको store कर रहे हैं, चार्ज को, और वो चार्ज बैटरीज में स्टोर है. अदरवाइज अगर आप टेम्पररी स्टोरेज की बात करें तो कैपेसिटर्स आर आल्सो स्टोरिंग एलिमेंट्स, इंडक्टर्स आर आल्सो स्टोरिंग एलिमेंट्स. मैकेनिकल सिस्टम में आ जाए तो वी कैन से कि जी स्प्रिंग कनेक्टेड टू अ मास इन मैकेनिकल सिस्टम. अब उसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, आइदर इट्स अ काइनेटिक एनर्जी और इट इज पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि स्प्रिंग को जब आप प्रेस करते हैं तो बेसिकली उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, तो जो ही आप उसको रिलीज करेंगे तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज रिलीज्ड. बिफोर मूविंग इनटू द सेकंड पार्ट, किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें?
नो क्वेश्चन? यस सर। सेकेंड पार्ट क्या है? दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। पहले अपने बारे में कोई है आपके, आप में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसका सिस्टम मेमोरी लेस है? यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है ना, ब्रेन। कोई नहीं ऐसा? सर है मेरा दिमाग है सबके पास? दिमाग तो है सर, मेरा मोबाइल सिस्टम मेमोरी लेस है। आपको मोबाइल मेमोरी लेस है? मैंने अब दिमाग काम करना चाहिए, मोबाइल खैर है, चेंज हो सकते हैं। Okay, second type is क्या लिखा हुआ है सेकेंड टाइप पे? Invertibility and inverse system. Invertibility and inverse systems। तो इसको मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आऊं। फॉन्ट साइज आगे पीछे करने से चेंज होता है। फॉन्ट साइज कौन सा ठीक चल रहा है? 12 ठीक है। सिस्टम अगर हम कहेंगे तो वी से इट इज इन्वर्टेबल सिस्टम, एंड इन्वर्टिबिलिटी इज द property of that invertible system. कब we say a system is invertible? System is said to be invertible if its inverse exists. अब inverse का क्या मतलब होगा? अब human being invertible है कि non invertible है? पूछ रहा हूँ आपसे, कोई भी जवाब दे दे। नो सर। इन्वर्टेबल सर, इन्वर्टेबल। नहीं, ह्यूमन बीइंग इन्वर्टेबल है क्या? नहीं है। नो सर है, सर। है सर, है इन्वर्टेबल है। नहीं, बहुत से केसेस में नहीं, बहुत से सर किस केसेस सेंस में सर? इन द सेंस कि आपकी टांग काट दें और फिर वापस कोई ऐसा सिस्टम हो दे आपकी टांग टू एज इट इज जोड़ दे। सर प्लास्टिक वाली जॉइंट नहीं। वाली जरूरत है। नहीं, उसमें सक्सेस रेट कम है ना। यस सर। ठीक है, आप बाल अपने काट दें और फिर उसी वक्त एलसी से जोड़ दें, क्या वो वही वैसे ही जोड़ेंगे जैसे पहले थे? सर 1 महीने के नहीं। बाद फिर निकलेंगे ना। महीने का लगेगा ना उस पर। ठीक है, यस सर। नहीं उसके लिए आपको इन्वर्स तो सिस्टम डिजाइन नहीं कर रहे ना, इट्स नेचुरल, वो तो नेचुरल फिनोमेना है। तो नेचुरल केस में अगर आप कहते भी हैं कि ये रिवर्सिबल है तो दैट इज पॉसिबल तो है, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, मींस मैन मेड सिस्टम्स। सर अगर बंदा बीमार होता है फिर रिकवर हो जाता है। वो चले, हाँ ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कि जी मेरे सर में दर्द था, मैंने गोली खाई तो वो ठीक हो गया। तो सिस्टम सर नंबर दोबारा भी दर्द हो सकता है जी, इन्वर्टेबल हुआ ना सर, दोबारा भी दर्द हो सकता है। दोबारा दर्द होना नहीं ना। अगर आप सिस्टम को इन्वर्टेबल इस तरह देखें ना कि अगर हम कहते हैं कि जी एक सिस्टम है, सिस्टम नंबर 1, इनपुट टू दैट सिस्टम इज से x1, आउटपुट ऑफ सिस्टम नंबर 1 इज y1। अब आप इसके साथ एक और सिस्टम लगाएं S2, जिसकी इनपुट क्या है? एक्चुअली x2 इनपुट होगी, but they are connected in series, so x2 will be equal to y1। तो सिस्टम की आउटपुट क्या है? y2। तो यहाँ पे क्या लिखा? इन अबव से कनेक्शन इफ y2 of n equals to x1 or x, then the system is said to be invertible। ठीक, अब इन्वर्टिबिलिटी की बात अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक विद रेफरेंस टू डाटा कम्युनिकेशन है एंड द सेकंड वन इज विद रेफरेंस टू
एनर्जी कि यहाँ से आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रॉपरली, तो फर्स्ट दिस साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर वो एक कम्युनिकेशन मीडियम में सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और आपके एंड पे आके अगेन दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड सिग्नल और साउंड एनर्जी. सो वी से दिस प्रोसेस इज इन्वर्टेबल. इसमें फर्स्ट सिस्टम क्या है? ट्रांसमीटर है. तो ट्रांसमीटर साउंड एनर्जी को ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल में, एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड इन द मीडियम. अब Y1 is basically the transmitted signal. Now this transmitted signal travels in medium, और आपके एंड पे जो रिसीवर लगा हुआ है वो रिसीव कर रहा है इस आउटपुट सिग्नल को, जो कि इस सिस्टम के लिए इनपुट है, which is again electrical signal. Now this electrical signal is given to the receiver side, जो आपके पास हेडफोन्स है, माइक्रोफोन्स है, जो भी आप उसको नाम दें, स्पीकर्स कहें, तो वहां पे एज एन इनपुट आ रहा है जो कि एक्चुअली आउटपुट है फर्स्ट सिस्टम का, एंड देन इट इज अगेन कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द साउंड सिग्नल. सो वी से दिस प्रोसेस इज इन्वर्टेबल. तो पहले सिस्टम में आप ये कह सकते हैं कि आपका जो साउंड एनर्जी है इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन दिस electrical signal is given as an input to the receiver side, and then again this electrical signal is converted to the sound signal. ठीक है? So we say it is invertible. So with reference to electronics, हर वो चीज़ जो कि आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जाएं और फिर वापस उसे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकें, then we say this system is invertible. अब नेचुरल सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जी ये नेचुरली हो रहा है काम. अगर आप बाल कटवा दें, महीने बाद फिर आ जाएंगे, शेव बना लें, सुबह उठेंगे फिर बनी हुई होगी. ठीक है? सो दे आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस बट दे आर नेचुरल. अब और एग्जांपल सिंपली क्या हो सकती हैं? एम्पलीफायर एंड एटेन्यूएटर मेक्स एन इनवर्स पेयर. अगर आप सिस्टम नंबर 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर, आउटपुट क्या होगी सिस्टम नंबर 2 की? y2 of n विल बी 2 टाइम्स x2 of n. अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो x2 क्या चीज है? बेसिकली इट इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम एंड इट इज इनपुट ऑफ द सेकेंड सिस्टम. सो x2 of n इक्वल्स टू y1. y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है? 0.5 टाइम्स x1 of n. So we say 2 multiplied by 0.5 times x1 of n. Generally we say y2 of n is equal to y of n, which is equal to x1 of n or x of n. अगर आप इनपुट पे दे रहे हैं 1/2 टाइम्स इनपुट सिग्नल, मीन्स आप फर्स्ट सिस्टम को इनपुट दें x1, आउटपुट पे क्या आएगा? It is half of the input. Now this half of input is basically the input of the second system which is connected in series. तो second system इसको क्या करे? 2 से multiply कर दे. Then the output of the overall system will be same as the input. So we say this makes a inverse pair. कौन सी दो चीजें inverse pair बना रही हैं? Amplifier and एटेन्यूएटर, बशर्ते कि आप जिस नंबर से आप उसको स्केल करेंगे उसके इनवर्स के साथ आप दूसरे सिस्टम को स्केल करें. अगर आपका सिस्टम नंबर 1 से ए से स्केल होगा तो सिस्टम नंबर 2 शुड बी स्केल्ड बाय 1/a. इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर also makes an inverse pair. Time delay and time advance also makes an inverse pair. Compression and expansion of signals in continuous time domain makes an inverse pair, but for discrete time it does not. अगर आपको याद हो कंप्रेशन एक्सपेंशन, कॉन्टिन्यूस में पहले कंप्रेस करें, जिस रेशो से आपने कंप्रेस किया है उसी रेशो, उसके इनवर्स रेशो से आप उसको एक्सपेंड कर दें तो रिजल्टेंट सिग्नल विल बी सेम, मींस इट इज कम्यूटेटिव. लेकिन अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें
उसमें आप सिग्नल को पहले कंप्रेस करें और वी से इट इज डाउन सैम्पलिंग, और फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड करें, तो आपको एग्जैक्टली वही सिग्नल वापस नहीं मिलता। सो डिस्क्रीट टाइम के केस में इट इज नॉन इन्वर्टेबल, मींस कम्यूटेटिव नहीं है कि पहले कंप्रेस करें और फिर एक्सपेंड कर दें, तो आपको रिजल्टेंट सिग्नल वही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप पहले एक्सपेंड करें डिस्क्रीट में और फिर उसको उसी रेशो से कंप्रेस करें, तो रिजल्टेंट विल बी सेम। तो ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है डिस्क्रीट के केस में, कॉन्टिन्यूस के केस में दे आर सेम। अब नॉन इन्वर्टेबल की एग्जांपल्स क्या होंगे? Let's say y of t is equal to x square of t. You say this represents a non-invertible system. क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि जब हम अंडर रूट लेते हैं तो उसमें माइनस वैल्यू भी आ जाती है। क्योंकि आपने स्क्वायर लिया, लेट्स से 2 को आपने लिया इनपुट पे, तो आउटपुट पे आपको 4 मिलेगा। इनपुट पे अगर आप -2 लेंगे फिर भी आउटपुट पे आपको 4 मिलेगा। अब आउटपुट पे 4 है लेकिन इनपुट क्या है? इनपुट +2 भी हो सकता है, इनपुट +2 भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी से दिस मेक्स एन नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। अगर एक और एग्जांपल लें, y of t is equal to t times x of t, is this invertible? और अगर नॉन इन्वर्टेबल है तो ये नॉन इन्वर्टेबल क्यों है? मारूफ बैठी हुई है? मारूफ नहीं है। मोहम्मद आतिफ? यस सर। जी, ये जो दूसरा सिस्टम है इसको क्यों नॉन इन्वर्टेबल कह रहे हैं? y of t is equal to t times x of t। अगर आप रिवर्सिबल नहीं, ये इन्वर्टेबल है कि नॉन इन्वर्टेबल है? नॉन इन्वर्टिबल। क्यों? सर रिवर्सिबल नहीं। क्यों नहीं है? अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो t से डिवाइड नहीं कर सकता? सर की वैल्यू फंक्शन के सर बाहर से मल्टीप्लाई डोमेन में तो नहीं इसके सर। जी, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। नूरुस सबा काजी? नहीं है? शुएब है? जी, बाकी सारे सोए हुए हैं? शुएब साहब काम कर रहे हैं साथ में सर। सर मैं भी जाग रहा। नहीं, शुएब साहब आप बताएं ना, क्यों इसे नॉन इन्वर्टेबल कहेंगे? क्या मतलब? वो तो इवन आउट के चक्कर में, उसको छोड़ देना। ये सर ये सिर्फ एम्पलीफायर है इस वजह से। तो एम्पलीफायर क्यों इन्वर्टेबल नहीं है? उसके साथ ही एम्पलीफायर इन्वर्टेबल पेयर नहीं है सर। नहीं, इसका सिंपल रीजन है कि अब जब आप t से मल्टीप्लाई करें तो t वेरिएबल है। अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं, मैथ सिंपली सेज दैट। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे उस वेरिएबल से आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो यहाँ पे t वेरिएबल है जो कि टाइम के साथ वेरी होगा। सिमिलरली डिस्क्रीट के केस में n इज ऑल्सो वेरिएबल। आपके दिस वन रिप्रेजेंट्स अ नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। जी, इन शॉर्ट इन्वर्टेबल का मतलब क्या होगा कि जब आप एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएं तो आप उस फॉर्म से वापस आ सकें, देन वी से दिस सिस्टम इज
इन्वर्टेबल। क्लासेस के शुरू में बात हुई थी विद रेफरेंस टू ये ह्यूमन के 5 सेंसेस हैं, ठीक है। 5 सेंसेस कौन से थे? सनाउल्ला हुक्म साहब बैठे हुए हैं? यस सर। जी। 5 सेंसेस कौन से हैं? सर टच है, हियरिंग है, सी है, टेस्ट है और स्मेल है। इनमें से कौन कौन से इन्वर्टेबल हैं? सर अभी तक तो एक तो ये है कि विजन ये इन्वर्ट हो चुका है और दूसरा साउंड। जी। और बाकी तो अभी तक नहीं हुई सर। स्मेल नहीं हुई अभी तक? नो सर। एनर्जी की फॉर्म तो है ना स्मेल, कि नहीं है? जी जी है। एनर्जी की फॉर्म तो है लेकिन नॉन इन्वर्टेबल है, एनर्जी ठीक है। अभी तक इन्वर्ट नहीं हुई सर। सर ये कौन सी एनर्जी है? कौन सी? स्मेल एनर्जी है ना, जिस तरह यस साउंड सर। एनर्जी है इस तरह स्मेल भी एनर्जी है, बदबू एनर्जी। यस सर। ठीक है। यस सर। वो एनर्जी रेफरेंस टू इन्वर्टेबल का मतलब सिंपल यही है कि मैं यहाँ पे जो कुछ टाइपिंग करता हूँ वो आपके एंड पे आपको नजर आ रहा है, क्या इसमें एडिटिंग हो रही है, क्या चेंजेस हो रही हैं, आप लाइव उसे देख रहे हैं। सो वी से इट इज इन्वर्टेबल। तो जो काम यहाँ पे हो वो आपके एंड पे भी हो रहा हो, विजिबल है, नजर आ रहा है, वन थिंग। एडिटिंग हो रही है, सेकेंड थिंग टेक्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन में, और सेकंड इज साउंड। अभी तक यही दो चीजें हैं जो कि इन्वर्टेबल हैं। आप ये तो नहीं कर सकते ना फुटबॉल को किक मारें और फिर उसे वापस अपनी जगह पे उसी फॉर्म में लेकर आए, या वो खुद ब खुद उसी तरह वापस आ जाए। तो वो ऑडियो वीडियो में पॉसिबल है, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है इन्वर्टेबल सिस्टम से रिलेटेड? सर नहीं। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कॉजेलिटी। अगेन कॉजेलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉजल सिस्टम। तो अगर सिस्टम कॉजल नहीं है तो वी से इट इज नॉन कॉजल, ठीक। Causality क्या है? A system is said to be causal if the output of the system depends on the present and or previous values of the input. अब causal का मतलब क्या है? Causal means cause और reason. Causal का term basically कहाँ से निकला? It comes from cause. Cause means रीजन। तो आपको सिस्टम आउटपुट तब देगा जब उसको इनपुट पे इनपुट कहेंगे, या आप उसे कॉज कहेंगे, या आप उसे रीजन कहेंगे। फॉर अ सिस्टम टू प्रोड्यूस आउटपुट देयर मस्ट बी सम कॉज, देयर मस्ट बी सम रीजन, और जनरली वी से सोर्स। तो इन तीनों को जनरली हम क्या कहते हैं? एज एन इनपुट। तो सिस्टम आपको आउटपुट तब ही देगा जब उसको इनपुट मिलेगी। जब तक सिस्टम को इनपुट नहीं मिलेगी सिस्टम विल नॉट प्रोड्यूस आउटपुट। सो वी से दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉजल सिस्टम। नॉन कॉजल सिस्टम कौन सा होगा? जिसमें सिस्टम आपको बगैर इनपुट के आउटपुट दे। ऐसा कोई सिस्टम है? सर फिर इसमें और मेमोरी में क्या फर्क रहेगा? इसमें भी प्रीवियस वैल्यू देखता हूँ, उसमें भी प्रीवियस वैल्यू। बताता हूँ, फ़र्क है थोड़ा सा नेक्स्ट में लिखा हुआ स्टेटमेंट में, लेकिन पहले मुझे ज़रा ये क्लियर कर दें, कोई ऐसा सिस्टम बता दें जिसमें आपको आउटपुट मिले बगैर इनपुट के। कोई नहीं? मुझे माइक पे हो रहा है। जी, आप क्या कह रहे थे?
कोई भी नहीं है नेचुरल सिस्टम हो ऐसा। आप हो सकते हैं, आप सब बारिश जो होती है। आप खुद कॉजल है कि नॉन कॉजल? आप कॉजल हैं जी। कोई नॉन कॉजल की एग्जांपल दें। थोड़ा इसको पढ़ लें फिर ही क्लियर हो जाएगा। So we say that all memoryless systems are causal systems। memoryless को हमने यही कहा था कि जो ही इनपुट मिलेगा उसी वक्त आपको आउटपुट भी मिलेगी। तो causal system की अगर आप डेफिनेशन देख लें तो ये क्या लिखा हुआ है, if the output of the system depends on present and or previous। सिर्फ प्रेजेंट पे हो तब भी causal है, सिर्फ पास्ट पे हो तब भी causal है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों पे डिपेंडेंट हो, स्टिल इट इज अ कॉजल सिस्टम। ठीक, अब नॉन कॉजल सिस्टम की आप एक एग्जांपल उधर से उठा सकते हैं। एक आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है और एक डेबिट कार्ड है, इनमें फर्क पता है किसी को? मोबाइल कनेक्शंस में ये चीज पोस्ट पेड एंड प्रीपेड में है। यस सर। जो आपका प्रीपेड है दैट इज अ कॉजल सिस्टम, कि आपने पहले से पैसे जमा करवाए हुए हैं और वही यूज हो रहे हैं। पोस्ट पेड का मतलब क्या है कि पहले मैं सिस्टम से आउटपुट लूंगा, यूज करूंगा और फिर उसको पेमेंट होगी। दैट इज अ नॉन कॉजल सिस्टम। सेकंड एग्जांपल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की है। डेबिट कार्ड में क्या है कि आपका जो अकाउंट ऑलरेडी बैंक में बना हुआ है, जो पैसे उसमें पड़े आप सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आप एक किस्म का कर्ज ले रहे हैं कि जी मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा या कर दूंगी, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, जो भी उसकी टाइम लिमिटेशंस है। सो दैट इज अ एग्जैक्टली। तो जो चीजें फ्यूचर पे डिपेंडेंट होंगी, मतलब वो सिस्टम जिनकी आउटपुट फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, दे आर डिफाइंड एज नॉन कॉजल सिस्टम्स। अब नॉन कॉजल सिस्टम की एग्जांपल चलें, एक तो ये दो हो गई कि जी एक पोस्ट पेड कनेक्शन है या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, दे आर बोथ नॉन कॉजल बिकॉज थिंग्स आर डिपेंडेंट, आउटपुट एट करंट टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर वैल्यू। ठीक, नॉन कॉजल और क्या होगा सर? ये एवरेज सिस्टम है। कौन सा? ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली अ कॉजल सिस्टम। वो तो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ ठीक है, उस लिहाज से इट इज नॉन कॉजल। लेकिन अगर आप कहते हो जी मैं आज थक गया हूँ, तो उस थकने के पीछे कोई रीज़न होगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है तो सर के दर्द के पीछे कोई रीज़न होगा। मुझे बुखार है तो क्यों बुखार है, ठीक है। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन माइंड जो सोच रहे हैं कि मैं आज डिग्री कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि फ्यूचर में मैंने ये काम करने हैं। सो इन दैट सेंस यू कैन से इट इज़ अ नॉन कॉजल सिस्टम। अभी तक जो आप सर इसमें मिसाइल की एग्जांपल भी तो आ सकती है, उसका भी टारगेट हमारे पास गिवन होता है, उस वहाँ पे जाके वो मतलब ब्लास्ट करता है। सर ये भी कॉजल सिस्टम में आएगा? नहीं, वो कॉजल में इस तरह से आएगा ना कि आप उसमें सारा डाटा फीड कर रहे हैं, आप उसमें मतलब जो टारगेट के एरिया है उसको डिफाइन कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप उसको सेट कर रहे हैं, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो कुछ है उसमें पूरी सेटिंग हो रही है। एंड बेस्ड ऑन दैट सेटिंग वो जाके उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर रहा मिसाइल। जो आपको उससे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो कमांड्स उसको मिल रही हैं, दैट मिसाइल हैज, उसका अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, इट हैज टू फॉलो दोज कमांड्स, खुद से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपके मिसाइल, आपका मिसाइल इतना इंटेलिजेंट नहीं है ना कि वो पहले वहाँ पे जाए, चेक करे कि जी मैंने यहाँ पे फटना है या नहीं फटना, अगर फटना है तो फट जाओ, नहीं फटना तो वापस आ जाओ।
ऐसा मिसाइल है कोई? जी, कोई ऐसा मिसाइल है अभी तक? नो सर। नहीं कि वो सर जो जाए वहाँ पे सिचुएशन देखे और कि जी अगर सर वो नॉन फिजिकल कैजुअल होगा। कैसे नहीं, अगर आप ऐसा सिस्टम बना देते हैं ना, जिस तरह वो कहते हैं ना कि ऑटो पायलट, मतलब वो हैं एरोप्लेन्स हैं जिसमें पायलट नहीं होता, ये जो ड्रोन्स हैं, ये जाएगा और खुद ये सारे एक्शन करके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है, मैन मेड सिस्टम, जो कि खुद से डिसीजन ले सके, तो दैट विल बी देन अ नॉन कॉजल सिस्टम। सर आप रोबोट्स की बात करते हैं, ये जो रोबोट खुद सारा कुछ करे, रोबोट वही कुछ करेगा जो कुछ आप उसे बताएंगे। हाँ, ऐसा रोबोट बन जाए जो कि अपनी मर्जी से सारे काम करे विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, एंड दैट विल सर बी जी। सर इस तरह अगर पाइप में पानी फ्लो कर रहा हो तो अगर जी। रास्ता ब्लॉक हो तो वो खुद ही रुक जाता है, वापस आ जाता है। वापस क्यों नहीं आता, पाइप में ही रहता। Okay, please. So generally we say all memoryless systems are causal systems, but all causal systems are not memoryless. And all memory systems are, जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है all memory systems are not causal, नहीं all नहीं है, ठीक है। वो memory systems, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, few memory systems are non causal। अब memory system के अगर आप उसमें जाएं तो memory का मतलब क्या है, in which output depends on previous and or future values। तो memory system में future values भी आ रही हैं, जिस तरह इन्होंने बात की कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन बीइंग, दैट आल्सो प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, ठीक है, या फ्यूचर प्लानिंग उसमें चल रही होती है ऑल द टाइम, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मेमोरी। तो मेमोरी में फ्यूचर वैल्यूज भी आती हैं, लेकिन कॉजल सिस्टम में आपके पास मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर टर्म लिखा हुआ है फ्यू मेमोरी सिस्टम्स आर नॉट कॉजल, पहले था ऑल मेमोरी सिस्टम्स आर नॉट कॉजल। वो मेमोरी सिस्टम जिसमें फ्यूचर वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी दे आर नॉन कॉजल। वो सिस्टम जिसमें सिर्फ करंट या प्रीवियस वैल्यूज होंगी तो दे आर कॉजल सिस्टम। अब नॉन कॉजल सिस्टम की जो सबसे कॉमन एग्जांपल चलती है, एक तो ये है वेदर प्रेडिक्शंस, कल बारिश होगी, हफ्ते बाद बारिश होगी, बर्फबारी होगी, ये होगा वो होगा, सैलाब आएगा नहीं आएगा, सो दे आर नॉन कॉजल बिकॉज ये प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा ठीक हो। जिस तरह अभी आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो भी एक प्रेडिक्शंस हैं कि 1 महीने बाद ये होगा, 2 महीने बाद ये होगा, 6 महीने बाद खत्म होगा, साल बाद खत्म होगा। Those are not the exact figures because you are dependent on the future value। सर इस पे तो फिर आउटपुट नहीं मिलता अगर प्रेडिक्शन भी हो। प्रेडिक्शन में आपको करंट टाइम पे आउटपुट नहीं मिल रही ना, हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए, कंफर्म तो नहीं है ना। सर फ्यूचर में कब, अगर 1 साल बाद बारिश हो जाए सर, फिर यू डोंट नो ना, प्रेडिक्शन है। तो जब प्रेडिक्शन है तो वी से इट इज नॉन कॉजल, ठीक। इस वक्त अगर आप बैठ के कहते हैं ना कि जी मेरा इस कोर्स में ए ग्रेड आएगा, एट करंट टाइम कहना कि जी मेरा ए ग्रेड आएगा, इट इज 100% पे ए ग्रेड आएगा। अगर 100% है वी कैन से इट इज कॉजल, लेकिन 100% नहीं है तो देन वी से इट इज नॉन कॉजल, बिकॉज एट करंट यू डोंट नो, योर जस्ट प्रेडिक्शन है। तो वो प्रेडिक्शन सच साबित होती है, वो प्रेडिक्शन सच साबित नहीं होती। दिस इज नॉट नोन। ये वही बात है कि जी मैं अब ना बोलूं और आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से सिग्नल मिलता रहे, सो पॉसिबल नहीं है, या फिर वो नॉन कॉजल है, ठीक है। आपके घर में बिजली ना हो और आप पंखा ऑन कर दें, क्या पता चल जाए, तो जब तक उसको इनपुट नहीं मिलेगी वो पंखा ऑन नहीं होगा, ठीक है।
मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, आप ऑन करते रहें, उसने ऑन नहीं होना। अब मोबाइल फ़ोन इस उम्मीद पे ऑन हो जाए कि जी खैर है थोड़ी देर बाद तो मुझे इनपुट मिलेगी। Okay, so shortly we say causal systems are those systems in which we say output at any instant of time is dependent only on the present or previous values of the input. फ्यूचर का मतलब ये है कि उसमें इनपुट नहीं है, बाद में इनपुट आएगी। जब बाद में इनपुट आएगी तो सिस्टम भी आपको बाद में रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक, अब अगर आप इसको अपने रिलीजन में दे दें तो कर्ज लोग नहीं मानते कि जी कर्ज लेना मना है। ठीक है, मजबूरी हो तो ठीक है, अदरवाइज रूटीन में कर्ज नहीं लेना, क्योंकि आप कर्जदार मर जाएं तो यू डोंट नो कि आप इस वक्त मरेंगे। So that is a कर्ज लेना, that is non-causal behavior। ठीक, अब examples of causal systems, accumulator, summer or adder, like your CGPA, like your current bank accounts। वो बैंक अकाउंट जिसमें आप सेविंग्स के नाम रख रहे हैं कि जी फ्यूचर में 1 साल बाद इस पे इतना प्रॉफिट आएगा, 2 साल बाद इस पे इतना प्रॉफिट होगा, दे आर नॉन कॉजल सिस्टम्स। सो ओनली द करंट बैंक अकाउंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ causal system। Other causal systems can be taken from games। से क्रिकेट में छक्का मारेंगे, छक्का तब आप मारेंगे जब आपके कोई बॉलर बॉल करवाएगा, बगैर बॉल की आप छक्का नहीं मार सकते। Simple examples are a delay system in which we say, let's say y of n is equal to x of n minus n naught, where t naught and n naught must be greater than 0। यहाँ पे अगर n naught और t naught की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, say n naught equals to 5, तो y of n will be x of n minus 5। So it means output at this time is dependent on the previous value of the input। The time delay is representing a causal system। लेकिन time advance will be considered as a non-causal। जिस तरह आपके घर में कोई काम करता है मुलाजिम, तो आप उसे तब पैसे देते हैं जब वो काम कर लेता है, महीने के एंड में पूरा महीना काम करें फिर पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। आप पूरा सेमेस्टर स्टडी करते हैं, फिर एंड में जाके आपको ग्रेड मिलता है। 4 साल यहाँ पे पढ़ते हैं और फिर डिग्री मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अभी डिग्री दे दें और कहें जी खैर आप 2 साल बाद पढ़ते रहेंगे, जो ही आपको डिग्री मिलेगी आप भाग जाएंगे। नौकर को आप तनख्वाह देंगे एडवांस में, वो लेके भाग जाएगा। क्लियर? अब नॉन कॉजल क्या है? अब इस एग्जांपल को अगर आप देख लें तो y ऑफ n इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ n प्लस 1 प्लस x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, लेट्स से n इक्वल्स टू 0, तो y ऑफ 0 विल बी 1/3 इंटू x ऑफ प्लस 1 प्लस x ऑफ 0 प्लस x ऑफ माइनस 1। तो आउटपुट किस किस पे डिपेंडेंट है? So output at n is equal to 0 is basically x of 1. So this represents the future value, plus x of 0 which is the current input, plus x of minus 1 which is the previous value. This equation में output is dependent on the present value, previous value is x of n minus 1, and x of n plus 1 represents the future value. So we say this represents a non-causal system. Again, the system represented by equation is known as average system। अब इसको average क्यों कह रहे हैं? कि इसमें 3 वैल्यूज हैं, x of n plus 1, x of n and x of n minus 1। So x of n is the current value, x of n plus 1 is future value, and x of n minus 1 is
प्रीवियस वैल्यू। इन तीन वैल्यूज हैं, तो अगर आप इसको 1/3 से डिवाइड करें तो वी से इट इज एवरेज ऑफ द थ्री वैल्यूज। सो द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इज नोन एज average system because it considers current value, previous value and the future value and then divided by 3। ये average system है। ये तीन वैल्यूज दे रहे हैं। कौन सी तीन वैल्यूज दे रहे हैं? current, previous and the future value। That's why we say it is the non-causal system because it is dependent on the future values। अब जनरली सर जी सर जितने भी एवरेज सिस्टम होगी वो नॉन कॉजल होगी? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप एवरेज किस चीज का ले रहे हैं। अगर आप एवरेज ले रहे हैं करंट वैल्यू और उससे प्रीवियस दो वैल्यूज का, देन इट विल बी अ कॉजल वैल्यू। लेकिन अगर आप एवरेज ले रहे हैं करंट का और फ्यूचर का, देन इट विल बी अ नॉन कॉजल सिस्टम। जिस तरह आजकल चल रहा है कोरोना वायरस का केस चल रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन है। जिस तरह कहते थे पहले कि जो पाकिस्तान में पीक आएगी अप्रैल के एंड में, फिर कहा कि जो पीक आएगी मई के एंड में, फिर कहा पीक आएगी जून के एंड में, अब कहते हैं कि जो पीक जुलाई में। ठीक है, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि व्हेन दिस इवेंट इज गोइंग टू अकर, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ नॉन कॉजल। So, in case of electronics आपके पास कोई भी नॉन कॉजल सिस्टम नहीं है। ठीक, जबकि इस पे काम हो रहा है कि नॉन कॉजल सिस्टम्स को कॉजल किया जाए। अब ह्यूमन में अगर आप कहते हैं कि सबसे कॉमन एग्जांपल नॉन कॉजल की क्या हो सकती है, दाना खास्ता कोई पागल है, तो पागल को आप कॉजल कहेंगे कि नॉन कॉजल कहेंगे? जी सर वो कॉजल होगा। पागल कॉजल होगा? नॉन कॉजल होगा सर, उसका मतलब प्रीवियस डेटा तो उसमें नहीं है ना सर। सर वो तो फ्यूचर ही कर रहे हैं ना। अच्छा, वो डेटा की वजह से पागल हुआ इसलिए कॉजल है। नहीं, आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप उससे पूछेंगे क्यों थप्पड़ मारा है? सर प्रीवियसली कोई रीजन होगी ना तभी तो मारा होगा सर। लड़ फिर वो बात और अगर बगैर रीजन के मार दे फिर फिर तो कुछ और भी मसला होगा। ये तो जंग की लामत है सर। सर वो तो फिर प्यार होगा बंदे का। अगर कोई भी काम बगैर रीजन के होगा तो वी से इट इज अ नॉन कॉजल बिहेवियर। इन शॉर्ट, कि बगैर रीजन के कोई भी काम करेंगे तो इट इज नॉन कॉजल। ठीक है, अब आपका भाई बैठा हुआ है और आप उसे ग्लास में पानी ला के दे दें, वो आपसे कहेगी जी मैं तो आपसे पानी नहीं मांगा, आप क्यों लाए? आप आगे से क्या कहेंगे? जी मुझे लग रहा था आप मुझसे पानी मांगेंगे। ठीक है, तो इतने अच्छे हम नहीं हैं। यस सर। सो नॉन कॉजल मीन्स प्रेडिक्शन हो सकता है उसमें, बट जरूरी नहीं है कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक होगी। इट कैन बी रॉन्ग। सो शॉर्टली वी से एवरेजिंग सिस्टम जो जनरली आपको मिलता है, डिस्क्रीट के केस में बात करें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? दे आर 2m+1. The sample ranges from k is equal to -m to +m, x of n minus k. So that represents generally an averaging system. So if this, अब यहाँ पे अगर आप लिमिट देखें तो क्या है? -m से लेकर +m तक, किसकी? k की। तो k पॉजिटिव वैल्यूज भी ले रहा है, k नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है। We say it is a non-causal। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास k की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हों, ठीक है, k की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हों, then this will represent a causal system। But in this equation we say k limits from -m to +m, कि आप previous plus future values दोनों को average कर रहे हैं, that will represent a
नॉन कॉजल सिस्टम, इट इज़ जस्ट लाइक आप स्टूडेंट्स यहाँ से फारिग होते हैं तो आप एक आखिरी सेमेस्टर में जाके होप सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है। और वो होप सर्टिफिकेट क्या होता है कि जी अभी तक मेरा CGPA लेट से 3.2 है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ होप्ड दैट कि आपके 8वें सेमेस्टर के बाद भी आपका CGPA 3.2 ही होगा, या वो ज़्यादा हो जाएगा या वो कम हो जाएगा, ठीक है। दैट सर्टिफिकेट इज़ यूज्ड, बट दैट इज़ अ नॉन कॉजल बिहेवियर बिकॉज यू डोंट नो, ठीक। एक 15-20 मिनट की ब्रेक लें, आधे घंटे की, 12 बजे दोबारा ऑनलाइन होते हैं, ज़रूरी काम है। इस टॉपिक को पढ़ लें, इसकी जो वीडियो भिजवाई थी वो भी आप आधे घंटे की वीडियो होगी, अगर आप उसको डबल स्पीड पे प्ले करें। तो 12 बजे आई विल बी बैक एट 12। क्या सर ये जो हम चेक करते कि फ्यूचर, प्रीवियस या प्रेजेंट, सर इसमें जीरो क्यों पुट करते हैं? कोई मतलब प्रेजेंट वैल्यू नहीं क्यों नहीं पुट करते? चलो जीरो ना पुट करो ना, इस इक्वेशन को देखना, ये जो लिखी है हाईलाइटेड, n की वैल्यू 5 है तो y ऑफ 5 क्या होगा, मीन आउटपुट एट n इज इक्वल टू 5, इसकी इक्वल होगा 1/3 इंटू x ऑफ 6 प्लस x ऑफ 5 प्लस x ऑफ 4। x ऑफ 5 आपके पास करंट आउट इनपुट है, ठीक है, इनपुट एट करंट पॉइंट, जो कि आप n5 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक। सर जो चीज पुट करेंगे वो हमारे साथ करंट ही होगा, मतलब प्रेजेंट। हाँ उसको आप करंट कहेंगे ना। देखिए यहाँ पे जनरली क्या लिखा हुआ है, इधर ऊपर हमने जनरल फॉर्म में लिखा था आउटपुट और इनपुट एट टाइम t इज इक्वल टू t0 और n इज इक्वल टू n0। तो अब जो भी पॉइंट लेंगे, तो अगर आप इस इक्वेशन में n की वैल्यू 5 लें तो y ऑफ 5 क्या होगा, मींस आउटपुट एट n इज इक्वल टू 5 इज बेसिकली 1/3 टाइम्स द इनपुट एट x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6, ठीक। यहाँ पे n 5 डालेंगे तो n + 1 विल बी 5 + 1 6 प्लस x ऑफ 5 प्लस x ऑफ 4। x ऑफ 5 आपके पास करंट वैल्यू आएगी, x ऑफ 4 इज प्रीवियस वैल्यू, और x ऑफ n + 1 क्या होगा, दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। सर तो ऊपर तो हमने कहा था कि ग्रेटर देन 0 को हम फ्यूचर कहेंगे सर, तो ये तो फिर नहीं, n की वैल्यू 5 लें तो y ऑफ 5 क्या आएगा, 1/3 इंटू x ऑफ 6, ठीक। x ऑफ 6 विल बी बेसिकली कंसिडर्ड एज द फ्यूचर वैल्यू। इसको अगर आप समझने के लिए इस तरह कर रहे हैं ना, आप अभी 4th सेमेस्टर में, ठीक है, 4th का रिजल्ट आपके पास नहीं, करंट रिजल्ट आपके पास कौन से सेमेस्टर का है, 3rd का रिजल्ट है से करंट, ठीक। और प्रीवियस रिजल्ट 2nd का होगा, फ्यूचर रिजल्ट आप कहेंगे अभी जो सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों का आप एवरेज लेते हैं, तो दैट विल गिव यू द बेसिकली फ्यूचर वैल्यू कि इस सेमेस्टर में ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ पहले जो आपके पास रिजल्ट्स पड़े हुए हैं 3rd, 2nd और 1st, आप उनकी एवरेज लें और फिर आप ये प्रेडिक्ट करें कि जी 4th सेमेस्टर में ये रिजल्ट आएगा मेरा, बट अगेन यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। आप एग्जैक्टली कहते हैं कि मेरे 3 सेमेस्टर्स का ये रिजल्ट है, सो दैट इज अ कॉजल सिस्टम। लेकिन अगर आप उसमें 4th सेमेस्टर का रिजल्ट ऐड करेंगे जो कि आपके पास नहीं है, दैट विल बी अ नॉन कॉजल। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है, 12 बजे दोबारा मिलते हैं। ठीक है सर, खुदा हाफिज़।